welcome students, welcome to my YouTube channel Lioness Medicos. In this video we will discuss about keratosis obturans जो कि एक्सटर्नल एयर डिजीज़ की इंतहाई इंपॉर्टेंट डिजीज़ है और बाज़ औक़ात प्रॉफ में पूछ ली जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। सबसे पहले जो है हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन में क्या होता है कि बेटा ये जो है कलेक्शन ऑफ पर्ली वाइट मैस ऑफ डीसिक्वेमेटेड एपिथेलियल सेल्स इन डीप मेटस। तो हम यहाँ से पढ़ते हैं कलेक्शन ऑफ पर्ली वाइट मैस ऑफ डीसिक्वेमेटेड एपिथेलियल सेल्स इन डीप मेटस इज कॉल्ड केराटोसिस ऑब्टुरेंस। अब क्या हो रहा है कि डीप मेटस में हमारे पास एक पर्ली वाइट सा मैस जो है वो अकामुलेट हो रहा है, उसकी वजह से क्या हो रहा है हमारे पास ये वाली एक्सटर्नल एयर की डिजीज़ हो रही है, केराटोसिस ऑब्टुरेंस जिसको कहते हैं। वो कहता है फिर अब हम ये देखते हैं ये जो मैस है, अब ये एक्सटर्नल एयर में जो डीप मेटस में बन रहा है, अब इसमें जो प्रेशर जब मैस कोलेक्ट हो जाता है बहुत ज़्यादा, तो उसके जो उसमें जो प्रेशर इफेक्ट पड़ता है उससे क्या हो जाता है कि बोन जो है एक्सटर्नल एयर में जो बोन्स हैं वो उसको एब्जॉर्ब करना शुरू कर देते हैं। जब एब्जॉर्बशन होती है तो उससे क्या होता है कि जो हमारे पास डीप मेटस है उसकी वाइडनिंग होना शुरू हो जाती है। ठीक है, वाइडनिंग ऑफ डीप मेटस हो जाती है और इससे क्या होगा जो साथ वाली नर्व्स गुजर रही होती हैं लाइक फेशियल नर्व जो है वो पैरालिसिस उनका स्टार्ट हो जाता है, या वो फेशियल नर्व जो एक्सपोज होती है और इसके नतीजे में क्या होता है फेशियल नर्व की पैरालिसिस हो जाती है। ड्यू टू प्रेशर इफेक्ट की वजह से क्या होता है एब्जॉर्प्शन हो जाती है बोन की, और उसकी वजह से क्या हुआ हमारे पास वाइडनिंग हो रही है डीप मेटस की। ठीक है, डीप जब ये वाइडनिंग हुई है डीप मेटस की तो उसके नतीजे में क्या हो रहा है हमारे पास फेशियल नर्व पैरालिसिस और पैरालिसिस हो रही है। ठीक है, उसके बाद जो है हम इसकी कॉजेज़ देखते हैं कि किन कॉजेज़ की वजह से ये वाली डिजीज़ हमारे पास होती है। अब सबसे पहले जो कॉज है वो कहते हैं ये कौन से एज ग्रुप में कॉमन है, तो हम कहेंगे कि जो 5 से 25 ईयर की जो एज है उसमें ये डिज़ीज़ के होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, और ये एक कान को अफेक्ट करेगी या दोनों को अफेक्ट करेगी, हमने कहना है या एक कान को या दोनों को। उसके बाद जो है वो कहता है बाज़ औक़ात ये होता है कि जो क्रोनिक साइनोसाइटिस का जो पेशेंट आता है या ब्रोंकिएक्टेसिस से जो ब्रोंकिएक्टेसिस वाला जो पेशेंट आता है, ठीक है, उसमें ये वाली डिजीज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो क्या करेंगे हम सीन बिटवीन 5 and 20 ईयर्स अफेक्ट वन और बोथ एयर्स और क्या एसोसिएटेड समटाइम्स विद ब्रोंकिएक्टेसिस एंड क्रोनिक साइनोसाइटिस, ये इसकी इटियोलॉजी में हम कहेंगे। उसके बाद वो कहता है अकामुलेशन होना शुरू हो जाती है एपिथेलियल प्लग्स इन डीप मेटस। अब बेटा क्या होता है कि नॉर्मली जो है हमारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की जो एपिथेलियल है जो उसकी एपिथेलियम है ना वो जो है सिर्फ उसकी जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की जो सरफेस है उससे जो एपिथेलियम जो होती है ना उसने जो है जो पोस्टीरियर मिएटल वॉल है ना उससे बैकवर्ड मूव करना होता है, और जो जब वो बैकवर्ड मूव करती है तो वैक्स बनना स्टार्ट हो जाती है। अब क्या जब इस चीज़ में जो है ना ये जो माइग्रेशन जिसमें एपिथेलियम ने मूव करके पोस्टीरियर मिएटल वॉल वाली साइड पे आना होता है, अगर वो माइग्रेशन रुक जाए तो क्या बनना शुरू हो जाते हैं हमारे उस एक्सटर्नल एयर में प्लग्स बनना शुरू हो जाते हैं। वो कहते हैं अकामुलेशन ऑफ एपिथेलियल प्लग्स इन डीप मेटस। अब इसके क्लिनिकल फीचर्स देखते हैं। क्लिनिकल फीचर में क्या होगा, जो पेशेंट आएगा उसमें क्या होगा कि उसको कान में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होगा, उसकी हेयरिंग लॉस होगी, एयर डिस्चार्ज आ रहा होगा उसको, और एयर कैनाल जो होगी वो फुल होगी पर्ली वाइट केराटिन मटेरियल से। ठीक है, ये चार चीज़ें आपने माइंड में रखनी है। और कहते हैं अगर इसको हम ट्रीट ना करें और अगर ये जो मैसेस बन रहे हैं अगर हम इनको ट्रीट ना करें तो क्या होता है ग्रैनुलोमा फॉर्मेशन हो जाती है पेशेंट में, या अल्सर बनना शुरू हो जाएंगे उस पेशेंट में। तो ये सारी चीज़ें हम क्लिनिकल फीचर में, और स्नैरियो जो आएगा ना पेपर में वो मोस्टली इन्हीं चीज़ों के इर्द गिर्द होगा। वो या तो कहेगा कि पेशेंट आया हमारे पास उसके कान में दर्द हो रहा है, उसको टिनाइटस है, उसको एयर डिस्चार्ज हो रहा है, और वो पर्ली वाइट मैस का ज़रूर जिक्र करेगा स्टेरियो में। ठीक है, आपने ये चीज़ माइंड में रखनी है। अब इसके बाद इसका ट्रीटमेंट देखते हैं। ट्रीटमेंट में क्या है कि जो हमारे पास कैराटोटिक मैस बनना है हमने अब उसको किसी तरह से रिमूव करना है ताकि हमारी जो एयर में प्रेशर पड़ रहा है उसका इफ़ेक्ट ख़त्म हो और जो है इस डिज़ीज़ को हम रोक सकें। तो हम किस तरह से रिमूव करेंगे जो कैराटोटिक मैस है उसको हम करेंगे सिरिंजिंग से रिमूव करेंगे, या वो टेक्निक्स जैसे सक्शन या मोपिंग अप
जिसमें हमने इम्पैक्टेड वैक्स को रिमूव करने के लिए जो हमने की थी, हम इन 3 टेक्निक से जो है इसको रिमूव कर लेंगे मैस को, ठीक है। उसके बाद जो है सेकंड पे क्या होगा, अगर पेशेंट हमने जब मैस रिमूव कर दिया तो हमने पेशेंट से ये कहना है कि आपने वक्फे वक्फे से जो है अपना चेकअप करवाते रहना, उसका पीरियडिकली चेकअप करेंगे ताकि वो जो मैस है दोबारा से बनना ना स्टार्ट हो जाए, हम उसकी फॉर्मेशन को रोकेंगे, ठीक है। वो कहता है इसको अगर पेशेंट में रिकरेंसी हो रही है, अगर बार बार मैस बन रहा है, तो हमने क्या करना होता है, उसको हम दे देते हैं 2% सैलिसाइक्लिक एसिड अल्कोहल में। अब देखें, keratotic mass is either removed by syringing or techniques which use for removal of wax। उसके बाद सेकंड में हम क्या कहेंगे कि पेशेंट जो है वो पीरियडिकली चेक्ड होना चाहिए बाय री अकोमोलेशंस रिमूव्ड, ठीक है, एंड री अकोमोलेशन रिमूव्ड। रिकरेंस जो है कैन बी चेक्ड बाय यूजिंग केराटोलाइटिक एजेंट सच एज 2% सैलिसाइक्लिक एसिड इन अल्कोहल। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। इंशाल्लाह बाकी टॉपिक्स जो हैं मैं वो फर्दर अपलोड करती रहूँगी। प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड से शेयर करें। आई होप आपको बहुत अच्छे से ये रिटेन रहा होगा। एक दफ़ा आप ये इसको अच्छे से देख लें, उसके बाद एक दफ़ा जब आप बुक से रीड करेंगे तो आई होप कि आपके सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। अगर फिर भी आपको कोई मसला है या कोई आपका क्वेश्चन है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।